Welcome to special revision series for auditing and assurance CA Inter Audit. And we are on chapter number 4 and chapter 4 के कुछ basic concepts को हम लोगों ने already cover up कर लिया है. So without wasting time, let me introduce myself जो कि मेरे channel पर नए हैं. This is CA Namrata Karwa and we are on a mission of making audit easier. ओके सो एज आई ऑलवेज से कि अगर ऑडिट पढ़ने में मजा नहीं आया तो सीए जर्नी करने में फिर क्या मजा आया गाइस, राइट. सो ऑडिट है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स. इट इज अ थेरोटिकल सब्जेक्ट एंड इट इज अ बिट ट्रिकी सब्जेक्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये होता है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन आ गया है, एक क्वेश्चन पूछा है बी का आंसर लिख के आ जाते हो, इसलिए मार्क्स नहीं मिल पाते हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट थिंग इज अगेन लैंग्वेज. ठीक है, लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दे फील दैट इट्स अ वेरी वेरी टफ लैंग्वेज एंड वो अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते हैं. सो यही आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी मेरे सीए जर्नी के टाइम पे ऑडिटिंग काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट हुआ था, बट देन आई फाउंड फ्यू सॉल्यूशंस जिससे कि मैंने स्कोर किया था एग्जामिशन मेरे अटेम्प्ट में. ओके सो अब उन्हीं कुछ ट्रिक्स में से ये एक मैंने मेजर आंसर निकाला है कि इसको मतलब इस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बहुत इजी बनाया जा सकता है एक बेस्ट एंड वेरी प्रिसाइज एंड कंसाइज नोट से. तो आपके लिए ये गुड न्यूज है कि मैंने आपके लिए बनाया है ऑडिट के समरी नोट्स जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है, कंसाइज है, एग्जाम ओरिएंटेड है एंड आप इसको गो थ्रू कीजिए, आप इससे पढ़ाई कीजिए एंड आपके लास्ट डे ऑफ एग्जाम तक आप इस नोट्स को रेफर कर सकते हो, क्योंकि इस नोट्स में समरी नोट्स तो है, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा डेटा मैंने इन्वॉल्व किया है, कोई भी कंसेप्ट आपका छूटेगा नहीं. ठीक है, तो आप इस नोट्स को यूज कर सकते हो थ्रू माय ऐप पीक प्रेप. ओके एंड नाउ चलिए मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 4 के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स पर. अभी एक क्विक रिकॉल करते हैं. ऑडिट एविडेंस चैप्टर नंबर 4 है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 12 से 18 मार्क्स आएंगे इस स्पेसिफिक चैप्टर से, है ना. तो अब अभी तक हम लोगों ने देखा कि ऑडिट एविडेंस का मीनिंग क्या है, ऑडिटर के लिए क्यों ऑडिट एविडेंस इंपॉर्टेंट है ना. अपन ने डेफिनेशन देखा इट वाज अकॉर्डिंग टू एसए 500. याद रखो प्रेजेंटेशन गाइस, ठीक है. फिर उसके बाद में अपन ने देखा रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिटर्स ओपिनियन की क्या होता है, क्योंकि अगर जितना अच्छा ऑडिट एविडेंस मिलेगा उतना ही बेटर ऑडिटर का ऑडिट ओपिनियन होगा. ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने देखा टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस. इट वाज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, ओरल, विजुअल, डॉक्यूमेंट्री एंड इट वाज डिपेंडिंग ऑन द सोर्स which is internal और external. अब internal और external के ऊपर उसकी reliability डिपेंड करती है. ठीक है, फिर हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ में देखा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड इट इज अगेन रिलेटेड टू सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ठीक है, सफिशिएंसी का मेजर है क्वांटिटी, ठीक है, एंड अप्रोप्रिएटनेस इज नथिंग बट क्वालिटी. एंड क्वालिटी की जहां पे भी बात आएगी, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस की जहां पे भी बात आएगी, आपको पॉइंट्स याद आना चाहिए रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. ठीक है, तो रिलेवेंस कैसे बढ़ सकती है इसके कुछ पॉइंट्स अपन ने देखे, रिलायबिलिटी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है इसके भी अपन ने कुछ पॉइंट्स देख रखे हैं. अगर अभी तक नहीं देखा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज 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 गो एंड चेक द अदर वीडियो. पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके आ जाओ, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक वर्डिंग्स है जो पूरे चैप्टर में बार बार आपको अपीयर होने वाले हैं, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे. देन अगेन वी हैव गॉन थ्रू मेनी अदर पॉइंट्स ऑफ सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस. नाउ आज हम लोग करने वाले हैं क्या, we are going to understand what are the factors which are affecting auditors judgment about sufficiency. ठीक है, तो
ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो ऑडिटर जजमेंट को अफेक्ट करते हैं अबाउट सफिशिएंसी? अगेन सफिशिएंसी मतलब क्या? मेजर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब ऑडिट की जहां पे बात हो रही है तो वहां पे ये चीज भी आपको जान लेना जरूरी है। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 में भी आया था कि प्रोफेशनल जजमेंट तो लगता है। जजमेंट इज नथिंग बट नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, है ना। तो अब ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ठीक है, जो ऑडिटर जजमेंट को पुश करेंगे कि हाँ भाई जो भी ऑडिट एविडेंस है वो हमारा सफिशिएंट है। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का ऐसे अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिया है चैप्टर नंबर 3 में। तो मटेरियलिटी मतलब मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, आपको अच्छे से पता चल गया है। मटेरियलिटी इज नथिंग बट व्हाट? कोई भी ऑडिट एविडेंस कम मटेरियल होगा। इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर जनरल थिंग। ठीक है, मटेरियलिटी मतलब क्या होता है कि वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क बन जाता है ऑडिटर के लिए। ठीक है, तो मटेरियलिटी किस पर डिपेंड करती है? एक तो डिपेंड करती है साइज पे और एक डिपेंड करती है नेचर पे। ठीक है, तो वही चीज है मीनिंग सिग्निफिकेंस ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स टू यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Okay, what is it? What is the meaning of materiality? Importance of class of transactions, account balance and disclosures to user of financial statements. Again, nothing but क्या ये guys, ये तीन क्या है? assertion लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, assertion लेवल की बात हो रही है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सफिशियंसी का कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, है ना। तो सफिशियंसी पर क्या इफेक्ट आएगा? आप लॉजिकल बताइए। आप ऑडिटर हो, आपको डिसाइड करना है कि कितना ऑडिट एविडेंस जो है सफिशिएंट है, तो मटेरियलिटी और सफिशिएंसी का इंटर रिलेशन क्या होगा? अगर असर्शंस लेस मटेरियल है, अगर असर्शंस लेस मटेरियल है तो ऑडिट एविडेंस क्या होगा? लेस अपने को जानना होगा या फिर हाई अपने को जानना होगा? लेस, राइट। इंटर रिलेशन को याद रखिए। अगर मटेरियलिटी कम है, ठीक है, अगर असर्शंस का मटेरियलिटी कम है तो वहां पे ऑडिट एविडेंस भी अपने को कम लगने वाला है। अगर असर्शंस हाईली मटेरियल है, यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क ज्यादा है, तो वहां पे अपने को ऑडिट एविडेंस भी ज्यादा लगने वाला है। समझ में आया आपको ये पॉइंट? ठीक है, व्हाट इज दिस पॉइंट? मटेरियलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। मटेरियलिटी इज नथिंग बट सिग्निफिकेंस ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। अगर कोई चीज की इंपॉर्टेंस बहुत है, अगर कोई चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे अपन ज्यादा कोशिश करते हैं ना कि अपन को इसको इन डेप्थ अपने को देखना होगा इस कॉन्सेप्ट को। जैसे कि होता है ना कि मैं बोल रही हूँ चैप्टर नंबर 4 आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें 12 से 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हो गाइस। 1/5 ऑलमोस्ट 1/5 आ गया आपका, ठीक है, मार्क्स। तो फिर यहाँ पे आप ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे इस चैप्टर के ऊपर। वैसे ही अगर कोई क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर कोई अकाउंटिंग एंट्री, अगर कोई डिस्क्लोजर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे ऑडिटर क्या करेगा? उसके रिलेशन में ऑडिट एविडेंस को ज्यादा उठाएगा, क्योंकि वो ज्यादा मटेरियल है, क्योंकि वो ज्यादा वहां पे उसका सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है। और अगर असर्शन कम है, ठीक है, कम रिस्की है, कम सिग्निफिकेंट है, तो वहां पे ऑडिट एविडेंस भी कम लगेगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, आप ये रिलेशन को ऐसे एरो करके आप नोट डाउन कर सकते हो आपके भी बुक्स में, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और ये समरी नोट्स तो है ही। ठीक है, फिर उसके अलावा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, गाइस इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने कर रखा है। आरएमएम नथिंग बट इट वाज अ पार्ट ऑफ ऑडिट रिस्क, है ना।
तो आरएमएम यानी कि क्या, अभी तक तो दिमाग में छप जाना चाहिए था, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क का कॉम्बिनेशन है। आरएमएम कहां से आता है, मैनेजमेंट की तरफ से आता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां से आता है, मैनेजमेंट की तरफ से आता है। अब आप मुझे आंसर बता दीजिए, ठीक है। अगर आरएमएम ज्यादा होगा अगर आरएमएम ज्यादा होगा तो ऑडिट एविडेंस ज्यादा निकालोगे कि कम निकालोगे, लॉजिक लगाइए। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा तो ऑडिट एविडेंस भी आपको ज्यादा निकालना पड़ेगा। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो ऑडिट एविडेंस भी आपको कम लगेगा, ठीक है, यही लॉजिक है। तो चलिए पढ़ते हैं। रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड बिफोर द ऑडिट, मैंने बोला ना ऑडिट होने से पहले ही मटेरियल मिसस्टेटेड है, क्योंकि आरएमएम इज नथिंग बट मैनेजमेंट का रिस्क। इट हैज टू कंपोनेंट, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क यानी कि क्या, कि पहले से ही कुछ रिस्क चलते आ रहे हैं भाई, कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, कुछ इनहेरेंट रिस्क है जहां पे उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ना। तो द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन टू अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अश्योरिंग द रिलेटेड कंट्रोल्स, अज्यूमिंग नो रिलेटेड कंट्रोल्स, ठीक है। कंट्रोल रिस्क यानी कि क्या होता है कि कुछ कंट्रोल जो मैनेजमेंट को लगाना चाहिए था, इनहेरेंट कंट्रोल, ठीक है, सॉरी इंटरनल कंट्रोल है ना। कंट्रोल रिस्क इज रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल चलिए मान लीजिए जनरल आईटी कंट्रोल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो हो सकता है जनरल आईटी कंट्रोल्स का कंपनी ने जो है वो बहुत बेटर तरीके से नहीं लगाए हो, तो वहां पे कंट्रोल रिस्क आ गया है ना। अब द रिस्क दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन एन असर्शन विल नॉट बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड और करेक्टेड टाइमली बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, आ गया ये वर्ड इंटरनल कंट्रोल। कंट्रोल रिस्क इज ऑलवेज रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल। कंसेप्ट को याद रखो भाई साहब, कंसेप्ट को याद रखोगे, लिखने में, पढ़ने में, समझने में कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली है, ठीक है। फिर अब इसका तो पता हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है मैम, effect on sufficiency. If RMM is low, less audit evidence is required. If RMM is what? If RMM is high, more audit evidence is needed. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। पॉपुलेशन मतलब स्टाफ के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज नथिंग बट इट इज अबाउट द अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पे। पॉपुलेशन मतलब अपने को आता है इतने सारे लोग मतलब तो कंपनी के एम्प्लॉयज की बात हो रही होगी, नहीं भाई, अपन ऑडिटर है, अपन ऑडिट कर रहे हैं, हमारे लिए पॉपुलेशन का मतलब होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो अब आप बताइए, अगर ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है तो ऑडिट एविडेंस कितना होना चाहिए? अगर ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है तो ऑडिट एविडेंस कितना होना चाहिए? ज्यादा ऑडिट एविडेंस लगेगा ना भाई, है ना। और अगर कम वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है, कम वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है तो ऑडिट एविडेंस भी हमको कम लगेगा, ओके। It refers to the number and nature of the items of population from which samples are drawn. For a smaller or more homogeneous population, less evident. Homogeneous यानी कि क्या? Same टाइप की चीजें हैं, सेम टाइप का ट्रांजैक्शन अपीयर हो रहा है तो less audit evidence is required. For a large and more heterogeneous मतलब अलग अलग है, वहां पे लीगल की भी चीजें है और ना सन्ड्री डेटर्स, परचेज इनवॉइसेस, परचेज रिटर्न भी है, सेल्स रिटर्न भी है, भाई बहुत सारे टाइप के वहां पे ट्रांजैक्शंस हो रखे हैं। कुछ लीगल ट्रांजैक्शंस भी है, कुछ अक्रूवल कंसेप्ट के भी अपीयर हो रही है एंट्री, है ना, बैंक रिकंसिलेशन के भी बहुत डिफरेंट है, वहां पे मोर ऑडिट एविडेंस इज रिक्वायर्ड। सब कुछ लॉजिकल बेस है ना। देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, 3 पॉइंट अपन ने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। जो ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है सफिशिएंसी को लेके, वो 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, है ना। जो ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है
वो 3 चीजों पे डिपेंड करेगा सफिशियंसी का। पहला है मटेरियलिटी, ज्यादा मटेरियल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा ऑडिट एविडेंस, वाइस वर्सा। दूसरा है आरएमएम, ज्यादा रिस्क रहेगा तो ज्यादा ऑडिट एविडेंस, वाइस वर्सा। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी कि यहां पर है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, ओके, सैंपल्स की बात हो रही है यहां पे। ज्यादा वॉल्यूम है, ज्यादा हेट्रोजीनियस है, ज्यादा ऑडिट एविडेंस, वाइस वर्सा। ठीक है, अब सोर्सेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, इसका एक अपन ने थोड़ा सा ऑलरेडी कवर करके रखा था। भाई मेरा कर्सर कहाँ गया? ओके, नाउ सोर्सेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, मेरा कर्सर मूव नहीं हो रहा है यार, वही उल्टा पकड़ लिया मैंने। ओके, पेन उल्टी पकड़ी थी। ओके, हाँ, सोर्सेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब आप मुझे बताइए सोर्सेस क्या है, ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है, अभी तो मैंने आपको रिवाइज भी कराया यार लेक्चर के स्टार्टिंग में। इंटरनल एक्सटर्नल, जहां पे अपन ने बात की थी टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस के बारे में बात की थी अपन ने, ओरल, रिटर्न, डॉक्यूमेंट्री, है ना, डिपेंड ऑन द नेचर, नेचर तो ये है। फिर सोर्सेस क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो audit procedures to obtain audit evidence from accounting records. Audit evidence is often obtained by performing procedures on the accounting records such as analysis and review of records, re-performing processes used in preparation on financial statement. ये थोड़ा बड़ा लू क्या? Reconciling different sets of related इंफॉर्मेशन, हाँ ये थोड़ा बड़ा आया, डार्क आया। ओके, सोर्सेस ऑफ ऑडिट एविडेंस में क्या आएगा, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल सोर्सेस आएगा। अब इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस, ये सारी चीजें क्यों है भाई? ऑडिट एविडेंस किसके रिलेशन में? ऑडिट प्रोसीजर के रिलेशन में बात हो रही है ना यहाँ पे। हम लोग ऑडिटर है तो हम लोग या तो ऑडिट एविडेंस को निकालने की बात करेंगे। अब निकालने की बात कैसे करेंगे हम लोगों को ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे ना वहां पे। तो ऑडिट प्रोसीजर्स हम लोग किस पर लगाएंगे? हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे लगाएंगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे लगाएंगे तो कहां कहां लगाएंगे? एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड करते वक्त, री-परफॉर्मिंग प्रोसेसेस यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकंसाइलिंग डिफरेंट सेट ऑफ रिलेटेड transactions. Through these procedures, the auditor assess whether the accounting records are internally consistent or agree with the financial statement. Combining evidence from other sources, यानी कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है तो हम लोग वहां पे कंबाइन भी कर सकते हैं अगर के साथ, क्योंकि more assurance is generally obtained where consistent audit evidence is obtained from different sources or of different nature compared to evidence considered in isolation. ठीक है, अब इसके रिलेशन में एक टॉपिक अपन ने कल ऑलरेडी भी पढ़ा है। ठीक है, एक ऑडिट एविडेंस सिर्फ एक असर्शन के लिए सिर्फ एक टाइप का ऑडिट एविडेंस हो जरूरी नहीं है। एक असर्शन के लिए हमें अलग अलग टाइप के ऑडिट एविडेंस भी ले सकते हैं हम लोग। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि वो असर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक बैलेंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हमने मेंशन किया है 10 लाख, तो हम लोग बैंक स्टेटमेंट लेंगे, वहां का क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे, 10 लाख मैच है क्या। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, ऑडिट एविडेंस अपन ने बाहर वालों से भी ले लिया। एक असर्शन, एक बैलेंस, एक बैंक बैलेंस के लिए अपन ने अकाउंटिंग रिकॉर्ड का भी देखा, बैंक स्टेटमेंट का देखा, बैंक वालों से कंफर्मेशन भी लिया कि हाँ भाई 10 लाख ही है। ठीक है, तो एक असर्शन के लिए बहुत सारे ऑडिट एविडेंस लिए, तो दैट इज नथिंग बट कंबाइनिंग एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ओके, तो चलिए, सोर्सेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, अगेन ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये सारे पॉइंट्स आप वापस से एक बार पढ़ सकते हो मोर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सॉलिड है रहे, नोट्स एकदम सॉलिड है, पढ़ो, इससे बहुत इजी होने वाला है आपके लिए सब कुछ। ठीक है, तो क्या है,
corroborating internal accounting records by getting confirmation from independent third parties increases the reliability. अभी तो पढ़ाया मैडम ने, वाह ये कंसेप्ट हो गया है ना. तो similarly comparing internal data with analyst report, industry benchmarks or data on competitors also strengthen audit assurance. Okay, now इंटरनल डेटा जो है अगर हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरी रिपोर्ट्स के साथ भी, जैसे कि एनालिस्ट की रिपोर्ट है, यानी कि मान लीजिए कुछ वैल्यूएशन है, स्टॉक का वैल्यूएशन है, ठीक है. अब वो ये वैल्यूएशन जो है वो सही है या नहीं है, हम लोग एक बाहर के जाने माने हस्ती से जो एनालिस्ट करता है, रिपोर्ट बनाता है, उससे भी हम लोगों ने वैल्यूएशन रिपोर्ट के सिग्नेचर देख ले कि हाँ भाई ये वैल्यूएशन 50 करोड़ का है, तो एनालिस्ट ने भी रिपोर्ट दे दी 50 लाख का, whatever 50 लाख 50 करोड़, ठीक है. फिर इंडस्ट्री का कुछ बेंचमार्क भी सेट होगा कि भाई कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री में ग्रॉस प्रॉफिट इतने से इतना परसेंट आता होगा, या फिर कुछ टर्नओवर रेशियो इतने से इतना परसेंट आता होगा, तो हम लोगों ने बेंचमार्क भी देख लिया. जैसे डेट टू इक्विटी कितना होना चाहिए, तो उतना ही है या नहीं है ना. फिर डेटा ऑन कॉम्पिटिटर्स की, अगेन वही इंडस्ट्री बेंचमार्क मतलब इट इज रिलेटेड टू कॉम्पिटिटर्स. इंडस्ट्री की बात हो रही है, मतलब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स की बात हो रही है. अगेन डेटा एंड कॉम्पिटिटर्स आल्सो स्ट्रेंथन ऑडिट एश्योरेंस. ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस. ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या लगाएंगे हम लोग? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. Risk assessment procedures are performed to understand the entity and its environment. SA 315 ऑलरेडी पढ़ा है. चैप्टर नंबर 3 का रेफरेंस लो, यहाँ पे जाके वीडियो को देखो. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म कर लिया है. तो ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस क्या? पहला तो अप्लाई करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स to understand the entity and its environment including its internal control and to identify and assess the risk of material misstatement. ये नोट डाउन करके लो, रेफर करो चैप्टर नंबर 3. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, भाई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल. अगेन रेफरेंस चैप्टर नंबर 3. इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट लगाए जाते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए जो टेस्ट लगाए जाते हैं, उसको हम बोलेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल. चैप्टर नंबर 3. ओके, these are performed to test operating effectiveness of controls. कंट्रोल्स कौन सा भाई साहब? इंटरनल कंट्रोल्स. Internal controls in preventing or detecting and correcting material misstatement. Test of control are required by essays or may be performed by auditor by choice to rely on the effectiveness on control. Internal control का बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत इनने पढ़ाई की है. चैप्टर नंबर 3. Substantive procedures. What? Further audit procedures पढ़ रहे हैं हम लोग. Further audit procedures पढ़ रहे हैं. पहला था risk assessment procedures. रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर था. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स है. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में 2 कैटेगरी है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. सब्सटैंटिव प्रोसीजर का मीनिंग क्या आया? डिटेल. सब्सटैंटिव कहां, जहां पे भी वर्ड आएगा ना वहां पे एक आएगा वर्ड डिटेल. दे आर डिजाइन टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल. They include a test of detail and substantive analytical procedures. दोनों के मीनिंग आपको पता है. टेस्ट ऑफ डिटेल्स स्पेसिफिक असर्शन को लेकर, स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक बैलेंस के ऊपर, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर के ऊपर हम लोगों को टेस्टिंग करनी है. सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स कल के ही इसमें अपन ने पढ़ा है, ठीक है. जैसे कि व्हाट वाज इट, कंपेयरिंग द डेटा, एनालिटिकल डेटा और टेस्ट ऑफ डिटेल को जब कंपेयर करेंगे हम लोग. फॉर एग्जांपल अगर होटल रूम का, मतलब अगर होटल को ऑडिट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रूम इनटू व्हाट द फेयर, ठीक है, किस कैटेगरी के रूम है और कितना फेयर उनसे चार्ज कर रहे हैं, नंबर ऑफ रूम कितना, अगर ये कैलकुलेशन होगा तो वो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स कहलाएगा. ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2. ओके, तो चलिए अब बात करेंगे टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की. अब तक हम लोग क्या बात कर रहे थे? ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन
ऑडिट एविडेंस। अब तक क्या बात कर रहे थे, ऑडिट प्रोसीजर्स की बात कर रहे थे हम लोग फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। अब क्या बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। दोनों भी जो टॉपिक है थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। आपको टाइप्स पूछा है, आप ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लिख के आ जाओगे, आपको ऊपर वाला कॉन्सेप्ट पूछा है, आप टाइप लिख के आ जाओगे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग पढ़ रहे थे ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या हम लोग लगा सकते हैं, किस टाइप के प्रोसीजर हम लोग लगा सकते हैं, कहां कहां लगा सकते हैं, और ये है हम लोग कैसे लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, टाइप्स क्या क्या है ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे डिफरेंस है, ध्यान में रखो। टाइप्स मतलब यहाँ पे कैसे के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, कैसे लगाओगे भाई, कैसे परफॉर्म करोगे, तो कैसा तो सिंपल है ना अपना आंसर, इंक्वायर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रीपरफॉर्म करेंगे, रिकंसाइल करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स को लगाएंगे, तो बस वही चीज यहाँ पे है टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, सॉरी टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट प्रोसीजर सबसे पहला है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के ऊपर सेपरेटली आपको आ सकता है, इंस्पेक्शन यानी कि क्या ऑडिटर इंस्पेक्ट कर रहा है, ऑडिटर यहाँ पे सीबीआई बन चुका है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स whether internal or external in paper, electronic or other media, or physically examining an asset. The reliability of audit evidence obtained through inspection depends on the nature and source of the document and the effectiveness of internal control over the preparation. Fair enough. Reliability कैसे depend करेगी कि वो जो नेचर एंड सोर्स क्या है डॉक्यूमेंट का, है ना, नेचर क्या है डॉक्यूमेंट का, ओरल है, रिटन है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है ना, ठीक है, मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है, नेचर क्या है, सोर्स क्या है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। देखो इंटर रिलेट करते जाओ टॉपिक को, नेचर की जहां पे बात आएगी तो क्या होगा ऑडिट एविडेंस का, ओरल, रिटर्न, डॉक्यूमेंट, ठीक है, और सोर्स की बात जहां पे आएगी वो क्या होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर देयर प्रिपरेशन। इफेक्टिवनेस को चेक कैसे करते हैं, इफेक्टिवनेस को चेक कैसे करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा के, ओके, ऐसे इंटर रिलेट करना है आपको। देन इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स provide evidence of varying reliability. For instance, inspection of records for sign of proper authorization is often used as a test of control. Again, देखो interrelate हो रहा है। Some documents like share certificate or bond directly evidence existence. अरे यार ये क्या होते रहता है पता नहीं। हाँ, some documents like share certificate or bonds directly evidence or existence of assets but may not prove ownership or valuation. True. Inspecting executed contracts can provide evidence about the application or accounting policies such as revenue recognition. So यहाँ पे ना records और documents की inspection करने की बात हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट है, बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे अगर डायरेक्टली एविडेंस मिलेगा अपने को एज एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट, ठीक है, लेकिन वहां पे अपने को ओनरशिप और वैल्यूएशन के बारे में पता नहीं चल सकता है। या फिर क्या मेंशन किया गया है कि इंस्पेक्टिंग executed contracts can provide evidence about accounting policies such as revenue recognition. Inspection of tangible assets. What it is? Inspection of tangible assets. तो यहाँ पे क्या है? It provide reliable evidence about their existence, but not necessarily about ownership, rights or valuation. Often accompanies observations such as during inventory count. Okay? अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, टेबल फॉर्मेट में है ताकि आप उधर के उधर ही पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ सको. So what is it?
एग्जाम्पल क्या है, इंस्पेक्टिंग सेल्स इनवॉइसेस, एग्जामिनिंग अ स्टॉक और बॉन्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। अब वही यहाँ पे चीज है कि स्टॉक और बॉन्ड सर्टिफिकेट अगर एग्जामिन करेंगे भी तो एज अ ऑडिटर को हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे उसकी ओनरशिप का जिम्मेदारी हमारा नहीं है, वो ओनरशिप की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ठीक है। रिव्यूइंग मिनट्स फॉर ऑथराइजेशन, फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ मशीनरी, चेकिंग कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, इंस्पेक्टिंग इंटरनल कंट्रोल फॉर एविडेंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंस्पेक्शन। इस पर एक सेपरेट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। फिर बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के। किसको ऑब्जर्व करेंगे? स्टाफ को तो ऑब्जर्व करके नहीं आएंगे, वहां पे स्टाफ को तो ऑब्जर्व करके नहीं आएंगे। कंसिस्ट ऑफ वॉचिंग प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर, इट प्रोवाइड एविडेंस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज, ठीक है। ऑब्जर्विंग द क्लाइंट स्टाफ व्हाइल कंडक्टिंग एन इन्वेंट्री काउंट, कि क्लाइंट कैसे कि स्टाफ कैसे काउंटिंग कर रहा है इन्वेंट्री की, ये ऑब्जर्व करेंगे। खुद ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे उसके रिलायबिलिटी भी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। Observed, but the act of observation itself may influence how the process is performed, ठीक है। Watching employees perform cash counting procedures, okay, सिंपल है ऑब्जर्वेशन का पॉइंट। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना, वैल्यूएशन के लिए हमको एक्सटर्नल कंफर्मेशन कभी लग सकता है, ठीक है, या फिर बैंक वालों से एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगता है, लीगल डिस्प्यूट चल रहा है तो लॉयर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगता है। तो एक्सटर्नल जो कंफर्म कर रहा है वो थर्ड पार्टी हो गया। Obtaining audit evidence as a direct written response from the third party in paper form, electronic form or other medium, often used to verify balances or terms or even the absence of certain conditions, ठीक है। Confirming trade receivables with customer, asking bank to confirm loan balances, confirming with supplier whether any side agreement exists that could affect purchase transactions, ठीक है। Then recalculation, recalculation क्या है? चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, ठीक है। यानी कि रिकैलकुलेशन यानी कि क्या, कुछ उनके काउंटिंग चल रही थी तो वापस से रिकैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में कोई होटल को ऑडिट कर रहे हैं तो वहां पे उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, पूरा जो सेल्स है उनका, जो पूरा जो इनकम पार्ट है वो कैसे कैलकुलेट किया, एक कोई उठा के रिकैलकुलेट कर लो। तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी की बात हो रही है। रिकैलकुलेटिंग फॉर एग्जांपल अगेन डेप्रिसिएशन भी एक एग्जांपल है। वेरीफाइंग एडिशंस इन ट्रायल बैलेंस टोटल, है ना। तो फिर रीपरफॉर्मेंस, कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स को वापस से इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करो, कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स को इन्वॉल्व द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। जैसे कि रीपरफॉर्मिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन, रीपरफॉर्मिंग एजिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ओके। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स यानी कंपेयरिंग फाइनेंशियल डेटा विद नॉन फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करो। तो इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय स्टडीइंग प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा एंड इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन एंड इनकंसिस्टेंसी, comparing current gross percentage with previous year on industry standard, comparing payroll expense with number of employees, okay। इंक्वायरी, किससे इंक्वायरी करोगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या फिर टॉप मैनेजमेंट से, दो चार्ज विद गवर्नेंस से, आउटसाइड एक्सटर्नल कंफर्म करने वाले पार्टी से, ठीक है। तो सेम चीज है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्संस इनसाइड और आउटसाइड द एंटिटी, मे बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल, रिटन, प्रोवाइड इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस बट यूजुअली नीड्स corroboration. Discussing significant transaction with management, asking about pending legal disputes, obtaining written representation on specific matters, following up if process differ from audit findings, okay। So ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? Types of audit procedures for obtaining audit evidence पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स देखे हम लोगों ने? टोटल 7 पॉइंट्स देखे हम लोगों ने। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब आ जाइए नीचे पढ़ो क्या दिया हुआ है।
वापस से एक ब्रीफ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, अब तक अपन ने जो पढ़ा है ना उसको बस एक पैराग्राफ फॉर्मेट में डाल के आपको दिया हुआ है। ब्रीफ पॉइंट ऑन ऑडिट एविडेंस, व्हाट इट इज? Audit procedure like inspection, observation, confirmation, recalculation, reperformance, analytical procedures may be used as risk assessment procedure, test of control, or as substantive procedures. RAP, FAP, मैंने बोला था ना दोनों टॉपिक पे कंफ्यूज मत होना। आईसीआई क्या करता है, पहले टॉपिक्स को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है, फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन नीचे देता है, या फिर वाइस वर्सा, पहले दोनों का इंटर रिलेशन समझाता है, फिर उस एक एक टॉपिक को इन डिटेल पढ़ता है, एक्सप्लेन करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पता है क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी अलग टॉपिक है, ये भी अलग टॉपिक है, इतना वास्ट सिलेबस है। अरे भाई नहीं, वो टॉपिक सेम है लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन इस टाइप से दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स को किसी भी टाइम पे कंफ्यूज ही ना हो। वही इंपॉर्टेंस होती है कोई भी चीज के समरी नोट्स को पढ़ने की, है ना, कि आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है। प्रिसाइज वे में जब अपन पढ़ते हैं ना तो डेटा अपने को वास्ट देने नहीं लगता है, और अपन 100% फोकस के साथ देखते हैं कि अरे ये तो अभी तो अपियर हुआ था, ठीक है, अपन अब वापस से इसको ये पॉइंट दिया है तो ठीक है, ऐसा इंटर रिलेशन है दोनों में। ठीक है, समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ आपको। अपन यहाँ पे क्या पढ़े थे, ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस में अपन ऑलरेडी रैप और फैप पढ़ चुके हैं। फिर अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ा था अपन ने यहाँ पे, ये सारे। अब नेक्स्ट इन दोनों का अगेन इंटर रिलेशन वही समझाया है आईसीआई ने, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स है वो कहां पे यूज हो सकते हैं, एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। दीज बोथ आर फैप। देन अगेन व्हाट, हाँ जी, audit evidence from previous audit may also be used if the auditor performs procedures to ensure it is still relevant. Nature and timing of audit procedures, nature and timing of audit procedures क्या होगा? The nature and timing of audit procedure may be influenced on how accounting data and other information are maintained. सबसे पहला तो source documents like purchase orders or and invoices may exist only in electronic form, especially in entities using e-commerce. Document may be discarded after scanning into image processing system. Certain electronic data may become unavailable for a time, after a time, if files are altered. ठीक है, तो इन चीजों पे भी डिपेंड करता है ऑडिट प्रोसीजर्स कि क्या कैसे लगाना है, कहाँ पे रैप लगाना है, कहाँ पे फैप लगाना है, और रैप लगाना ही है तो कैसे लगाए, इंक्वायर करे, ऑब्जर्व करे, रिकैलकुलेट करे, या कैसे करे, है ना। मतलब कि अगर डॉक्यूमेंट में भी डिस्कार्डेड, अगर डॉक्यूमेंट डिस्कार्ड हो गया है, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, फैप लगाना पड़ेगा आपको, टेस्ट ऑफ डिटेल लगानी पड़ेगी आपको। वहां पे कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे, इंक्वायर करोगे, ऑब्जर्व करोगे, या फिर रिकैलकुलेट करोगे, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे, कैसे करोगे? समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो उसके ऊपर डिपेंड करता है नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। एज अ रिजल्ट, ऑडिटर may need to request retention of specific information for review or perform audit procedure at the time when such data is available. Okay, understood. I think the concept is clear. Okay, now again same चीज है, चार्ट फॉर्म में दी हुई है, आप पॉज करो एंड आप इसको पढ़िए, ठीक है। अब I think we can continue the next टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। आई होप दैट अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आपका सॉलिड तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। डोंट मिस आउट क्वेश्चन एंड आंसर्स गाइस, आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कोई चीज को ऑलरेडी समराइज वे में पढ़ रहे हो तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो रहा है, ठीक है। हमेशा मैं यही बोल रही हूँ कि सिर्फ एक बार आपको आईसीआई के मटेरियल को भी कभी इग्नोर मत करो, एक बार सिर्फ एक रीडिंग उसकी ले लो, उसके बाद में ये नोट्स को लो और उठाओ और उसको 100% पूरी जी जान लगा के पढ़ाई कर लो, वेटेज वाइज उठाओ,
60-70 मार्क्स का तो आपको थरोली होना चाहिए, और 60-70 मार्क सिर्फ आपके 100 पेजेस में कवर अप होंगे। आप ऐसे मैपिंग वाला वीडियो देखो, उससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। और है ना, मैंने माइक्रो प्लान भी दिया हुआ है, 30 दिनों का मैंने माइक्रो प्लान बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। पेज वाइज माइक्रो प्लान बनाया कि भाई 10 पेज एक दिन में कर ले तू, और चैप्टर वाइज माइक्रो प्लान दिया हुआ है। इससे बेटर आपको क्या चाहिए? यहाँ तक है चम्मच, आपको पूरा प्लान बता दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिया है। तो आप उसको फॉलो करो, उसको देखो, और अगर कोई भी डाउट है मुझे डायरेक्टली कनेक्ट करो ऐप के थ्रू या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू। माय टीम विल लुक आफ्टर कि वो आपको श्योरली रीच आउट करेगी, आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो और अगर कोई स्पेसिफिक चीज पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई कैन श्योरली हेल्प यू विद दैट। ओके, so that's it, take care, all the very best for your exams, see you in our next lecture। मिस मत करना, क्योंकि ये चैप्टर अगेन मैं बोल रही हूँ 12 से 18 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिस मत करिएगा। सी यू।